जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा, तारीफ करूं क्या उसकी। तो बेटा ये कविता जो है अपनी मदर के साथ जो हमारा बॉन्ड होता है उसको डिपिक्ट करती है। होता है ना यार, बच्चा जा रहा है स्कूल कॉलेज या जॉब पे, तो माता पिता यार स्टेशन हो गया, एयरपोर्ट हो गया, वो चाहते हैं हम भी ड्रॉप करने चले, हम भी तुम्हें सी ऑफ करने चले। समझते हैं बेटा इसको डिटेल में, प्लीज इसको स्टार मार्क कर लेना, चांसेस है क्वेश्चन आ सकता है। Hello everyone, this is Divya Chandwani, your English educator, and I welcome all my dear students on our amazing channel PW Commerce वाला क्लास 12। तो कैसे मेरे सभी प्यारे बच्चे, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग मस्त होंगे और एकदम स्वस्थ होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज आपकी दिव्या मैम आ चुकी हैं आपको पढ़ाने आपकी नेक्स्ट पोम, जिसका नाम है माई मदर एट 66। द बेस्ट थिंग इज इट इज रिटन बाय एन इंडियन पोएट जिनका नाम है कमला दास। ये एक बहुत ही खूबसूरत और एक इमोशनल पोम है, क्योंकि इंडिया में हम सब लोग कहीं ना कहीं ये महसूस करते हैं कि हम अपनी ममा को, माँ को देवी माँ का दर्जा देते हैं, क्योंकि जितने स्ट्रगल्स, जितना प्यार वो हमें करती है, शायद ही इस दुनिया में कोई हमसे कर सकता होगा। तो बेटा ये कविता जो है अपनी मदर के साथ जो हमारा बॉन्ड होता है उसको डिपिक्ट करती है। तो एग्जैक्टली वैसा ही कमला दास जी ने यहाँ पे हमें बताया है, जो हम फील करते हैं अपनी मदर को लेके, जो प्यार है, जो इमोशनल बॉन्ड है, तो उसी के ऊपर उन्होंने एक खूबसूरत सी पोम लिखी है जो आज हम पढ़ने वाले हैं, माई मदर एट 66। अगर आप इस पोम के नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं, सो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, वहां पे आप क्लिक करोगे, यू विल बी डायरेक्टेड टूवर्ड्स आवर PW ऐप। वहां से जाके विश्वास बैच में आप इस नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो, विच इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ऑल आवर डियर स्टूडेंट्स। तो ये बहुत ही प्रेशियस नोट्स हैं, तो आपको डेफिनेटली इन्हें डाउनलोड कर लेना चाहिए। नाउ विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टुडेज टॉपिक, जहां पे आज हम लोग पूरा डिटेल में समझने वाले हैं माई मदर एट 66। सो इट इज गोइंग टू बी लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन जो आप लोग को मिलने वाला है। यू विल गेट ऑल द इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स, यानी कि जो NCERT कीवर्ड्स हैं वो भी आपकी दिव्या मैम आपको देंगी। नेक्स्ट बच्चों आपको मिलने वाला है पोएटिक डिवाइसेस। पोएटिक डिवाइसेस भी मैं आपको समझाऊंगी जितने भी इस पर्टिकुलर पोम में यूज हुए हैं, एंड जो दिव्या मैम ने प्रॉमिस किया था वो तो डेफिनेटली फुलफिल करना है। सारे NCERT क्वेश्चन एंड आंसर्स हम डिस्कस करेंगे, और आज आप लोगों के लिए बहुत सारी बोनस चीजें भी मैं लेकर आई हूं। दैट इज माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू गिव यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आल्सो ऑफ दिस पर्टिकुलर पोम। और इतना ही नहीं, इस चैप्टर का जो थीम है वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, एंड मेरे प्यारे बच्चों उसके बाद लास्ट में समरी ऑफ द पोम भी, जिससे कि आप अपने आप भी इस पोम को अपने एग्जाम के एक दिन पहले भी रिवाइज कर पाएं। सो ये सारी चीजें अब हम डिटेल में समझने वाले हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर फर्स्ट पैराग्राफ। तो फर्स्ट पैराग्राफ में कमला दास जी स्टार्ट जब करती हैं पोम को, सो शी सेज आई एम ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। तो अब यहाँ पे इन लाइंस को अच्छे से समझने के लिए व्हाट वी विल डू इज, सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस इन डिटेल। सो बेटा इंडिया इज अ कंट्री एज यू ऑल नो। यहाँ पे साउथ ऑफ इंडिया में, जैसे नीचे केरला पड़ता है, गोवा है, कर्नाटका है, तो साउथ ऑफ इंडिया में देयर इज अ सिटी कॉल्ड कोचिन। क्या नाम है सिटी का? कोचिन। यहां पर कमला दास जी अभी करंटली कहां पर है? अपने पेरेंट्स के घर पे हैं। तो आप पेरेंट्स का घर भी बोल सकते हो या फिर अपने इनका होम टाउन भी बोल सकते हो। जैसे कि मैं बिलोंग करती हूँ कोटा राजस्थान से, मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप वहां से हूँ, मेरे मम्मी पापा वहां रहते हैं, तो मेरे लिए मेरा होम टाउन क्या है? दैट इज कोटा। यहां पर कमला दास जी का जो होम टाउन होगा ये वहां से ट्रैवल कर रही है। पोम में उनके होम टाउन का नाम मेंशन नहीं है, तो प्लीज परेशान मत होना, नो क्वेश्चन विल बी आस्क्ड। तो यहां से भैया इन्होंने अपना सफर शुरू करा, ये अपने होम टाउन से निकली हैं, यानी कि अपने मम्मी पापा के घर पे अभी आई हुई थी। सो शी इज स्टेइंग एट हर पेरेंट्स हाउस। अब इनको वापस कहाँ जाना है बेटा? इनको जाना है यहाँ से ट्रैवल करके कोचिन। तो इसके लिए कोचिन जाने के लिए इन्हें यहाँ से क्या लेनी होगी? फ्लाइट लेनी होगी। शी नीड्स टू टेक अ फ्लाइट, जिससे कि ये टाइम से यहाँ पहुंच जाए। ठीक है बेटा, तो क्लियर है, पेरेंट्स के घर से निकलना है होम टाउन से, कोचिन नाम की सिटी में जाना है जो कि इंडिया में ही है। सो नाउ अब बेटा इनको फ्लाइट पकड़ने के लिए क्या करना होगा? जो भी इनके होम टाउन में एयरपोर्ट है या जो भी नियरेस्ट एयरपोर्ट पड़ता है, फॉर एग्जांपल जो दिल्ली के लोग हैं, नोएडा के लोग हैं, वो IGI यानी कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फ्लाइट पकड़ते हैं, जो कि ऑफ कोर्स दिल्ली से 20-25 किलोमीटर या सिमिलरली नोएडा से भी 20-25 किलोमीटर है। तो नियरेस्ट एयरपोर्ट कहाँ पड़ता है? गुरुग्राम में पड़ता है, दैट इज IGI। तो यहाँ पर ये निकल चुकी हैं अपने होम टाउन से
कोचिन की फ्लाइट लेने के लिए, बट इन्हें नज़दीकी एयरपोर्ट जाना होगा जहां से ये फ्लाइट ले पाएंगी। तो आई होप बेटा स्टार्टिंग की 2 लाइंस आपको बिल्कुल डिटेल में क्लियर हो चुकी हैं। सो द कॉन्सेप्ट इज ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम। अब यहाँ पे भाई मुझे एयरपोर्ट जाना है, तो हम लोग किस में निकले, कैब में या गाड़ी में निकले हैं, ताकि हम लोग कहाँ जा पाए, नज़दीकी एयरपोर्ट जा पाए और वहां से मैं फ्लाइट ले पाऊँ कोचिन जाने के लिए। आई वॉन्ट टू टेक अ फ्लाइट बिकॉज आई वॉन्ट टू गो टू कोचिन। अपने पेरेंट्स के घर से मैं जा रही हूँ कोचिन। ये बात है लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग की, पिछले शुक्रवार सुबह की ये बात है। सो व्हेन वी वर गोइंग टू द एयरपोर्ट, तो मेरी मम्मा ने भी मुझे बोला दैट शी विल कम विथ मी। होता है ना यार, बच्चा जा रहा है स्कूल कॉलेज या जॉब पे, तो माता पिता यार स्टेशन हो गया, एयरपोर्ट हो गया, वो चाहते हैं हम भी ड्रॉप करने चले, हम भी तुम्हें सी ऑफ करने चले। फिर पता नहीं यार 2-3-4 महीने 5 महीने मिलना ना हो, क्योंकि बच्चा पढ़ाई में या काम में बिजी हो जाएगा। तो यहाँ पे उनकी जो मदर है वो भी इनके साथ आई हैं, कमला दास के साथ, उन्हें एयरपोर्ट ड्रॉप करने के लिए। तो आई होप आपको जो ये पूरा सिनेरियो है, इंट्रोडक्शन है, ये क्लियर होगा। सो नाउ कमला दास जी क्या बोलती हैं, कमला दास सेज दैट I saw my mother beside me, doors open-mouthed, her face ashen like that of a corpse। यहां पर कमला दास जी बोल रही हैं when we were in the cab, जब हम लोग एयरपोर्ट जा रहे थे तो साथ में मेरे साथ मेरी मदर भी थी। सो आई रेफर्स टू कमला दास, आई सॉ माई मदर, मैंने अपनी मम्मा को देखा, शी वॉज सिटिंग बिसाइड मी। बिसाइड का मतलब होता है बेटा बाय द साइड ऑफ, तो मेरी पास वाली सीट पे कौन था, Who was by my side? मेरे पास की सीट पे कौन था, मेरी मम्मा बैठी थी। And what I noticed my mother, she dozed off। dozed off का मतलब होता है बेटा अगर आपको लाइट सी नींद आ जाए, लाइट सी स्लीप आ जाए, यानी कि यार अब कहीं जाना है, ठीक है, अब घर वाले रेडी होने में टाइम लगा रहे हैं, तो लड़के खासकर क्या करते हैं, बहुत जल्दी टाइम से रेडी हो जाते हैं, जीन्स डाली, शर्ट डाले, बाल में जेल लगाया, ऑल सेट। भैया घर पे दीदी रेडी हो रही है, पापा मम्मी रेडी होने में टाइम लगा रही है, दीदी टाइम लगा रही है, चलो हम तो आधा घंटा सो लेते हैं। सो दैट इज डोज्ड ऑफ, थोड़ा बहुत हल्की फुल्की नींद ले लेना। तो डोज्ड ऑफ का मतलब क्या होता है बेटा, टू स्लीप लाइटली। तो यहाँ पे कमला दास जी ने नोटिस करा कि इनकी जो मदर हैं उनको गाड़ी में ही नींद आ गई है, जिसको अपन इंग्लिश में पावर नैप भी बोलते हैं, कि थोड़ा यार सो लेते हैं, ठीक है। सो नाउ मदर हैज डोज्ड ऑफ, यानी कि उन्हें नींद आ चुकी है। और जब ये सो रही हैं तो हाउ इज शी स्लीपिंग, शी इज स्लीपिंग ओपन माउथेडली, यानी कि ये सो रही हैं तब इनका जो मुंह है वो खुला हुआ है। सो बेटा बहुत बार ऐसा होता है जब हम बहुत टायर्ड होते हैं, तो इवन यंगस्टर्स के साथ भी होता है कि वो मुंह खोल के सो जाते हैं, बहुत बार नींद में खुला रह जाता है। लेकिन यहाँ पे इनके साथ क्या हो रहा है, हर मदर इज 66 ईयर्स ओल्ड, इनकी उम्र 66 ईयर्स है। एंड यू नो शी इज वेरी टायर्ड, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इतना काम उन्होंने जिंदगी भर किया है कि वो बहुत थक चुकी हैं। तो जब कमला दास जी की नजर अपनी मम्मा पे जाती है, शी नोटिसेस कि मम्मा को नींद आ चुकी है, शी हैज डोज्ड ऑफ, शी हैज स्लेप्ट फॉर सम टाइम, एंड सोते समय उनका मुंह भी खुला हुआ है, उनका जो माउथ है दैट इज ओपन। और यहाँ पे कमला दास जी ने अपनी मदर के फेस को, हर फेस रेफर्स टू मदर्स फेस, तो यहाँ पे उन्होंने अपनी मदर का फेस क्या करा है, कंपेयर किया है। उन्होंने बोला मेरी मदर का फेस एशन हो चुका है। एशन यानी कि अगेन कैसा हो चुका है, पेलिश हो चुका है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेलिश, पेलिश का मतलब होता है बेटा, पेल होने का मतलब होता है बहुत ज्यादा डल हो जाना, मुरझा जाना, या फिर जब इंसान बीमार होता है कैसा येलोइश चेहरा हो जाता है, बोलते हैं तुम्हारा तो बिल्कुल रंग ही उड़ गया है, तुम बहुत डल लग रहे हो, मुरझाए हुए लग रहे हो, उसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं पेल। सो हर मदर वॉज लुकिंग डल, या फिर आप बोल सकते हो येलोइश स्किन टोन हो जाना, या तो आप बहुत थके हुए हो, या फिर आप बीमार हो, या मे बी ड्यू टू ओल्ड एज भी ये चीज़ हो जाती है। सो इवन अगर कभी कोई यंगस्टर है वो भी पेलिश दिख सकता है, ज़रूरी नहीं दैट ओल्ड एज वाले लोग ही दिखेंगे। अगर किसी की तबीयत खराब है, टाइफाइड हुआ है, जॉन्डिस हुआ है, डेंगू हुआ है, बहुत हाई फीवर है, तो इनफैक्ट आपका भी चेहरा जो है डल लग सकता है क्योंकि तबीयत खराब है। लेकिन यहाँ पे कमला दास जी की जो मदर है, इनका चेहरा बहुत पेलिश हो रखा है, बहुत एशन हो रखा है। यानी कि ये क्यों हो रखा है बेटा, बिकॉज इनकी इतनी एज हो चुकी है एंड शी इज लुकिंग लाइक हर एज। तो जो उनकी उम्र है उसके हिसाब से बेटा वो कैसी दिख रही है, काफी ओल्ड लग रही है। सो एशन का मतलब है बेटा पेल, एंड पेल इज समवॉट डल एंड येलोइश। तो उन्होंने अपनी मम्मा के पेल चेहरे को किससे कंपेयर किया है,
एक कॉर्प्स से कंपेयर करा है। किससे कंपेयर कर दिया? कॉर्प्स से कंपेयर कर दिया। कॉर्प्स का मतलब होता है राजा बेटा डेड बॉडी। कॉर्प्स का मतलब क्या होता है? डेड बॉडी। तो डेड बॉडी से उन्होंने अपनी मदर का फेस कंपेयर कर दिया। अब इतना बड़ा कंपैरिजन क्यों करा? क्योंकि बेटा जब किसी इंसान की मृत्यु होती है तो उसके बाद मतलब अगर आपने अपने ग्रैंड पेरेंट्स या किसी के भी साथ ये देखा है, या फिर अगर आप कभी गए हो किसी के तीसरे का जो बैठक होती है, तीये की बैठक, तो तीसरे की बैठक पे तो आई एम सॉरी यू कांट नोटिस दैट, लेकिन अगर आपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ होते हुए देखा है, जैसे मैंने देखा है, दैट्स व्हाई आई एम गिविंग दिस एग्जांपल। सो मेरी ग्रैंड मदर व्हेन शी पास्ड अवे इन 2018, सो आई नोटिस इमीडिएटली हर फेस टर्न वेरी पेलिश, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन जो है वो कंप्लीटली अब रुक चुका है बॉडी में, तो अजीब सा एक वाइट पन या येलोइश पन चेहरे में आने लगता है। सो जो नॉर्मल स्किन कलर होता है उससे आप डिफरेंट लगने लगता है इंसान। तो मैंने अपनी ग्रैंड मदर के साथ होते हुए देखा है। तो ये क्योंकि डेड बॉडी का चेहरा ऑफ कोर्स डल लगेगा, या फिर ब्लड सर्कुलेशन नहीं है, तो इट विल लुक वेरी पेलिश, लिटिल येलोइश। तो इसीलिए इन्होंने अपनी मदर के फेस को किससे कंपेयर किया है? एक कॉर्प्स से, यानी कि एक डेड बॉडी से कंपेयर किया है। किससे कंपेयर किया है? एक डेड बॉडी से कंपेयर किया है। सो बेटा शी हैज कंपेयर्ड हर मदर्स फेस टू अ कॉर्प्स। तो यहां पर शी हैज सेड दैट हर फेस, मैं आपको एग्जैक्ट लाइन लिख के दे देती हूं, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स। ठीक है, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स। ठीक है, क्लियर है? अब यहां पे समझते हैं किस किस में कंपैरिजन हो रहा है। हर फेस यानी कि मदर के फेस को पेल बताया गया है और कंपेयर किससे करा गया है? एक कॉर्प्स से। कॉर्प्स का मतलब आपको पता है एक डेड बॉडी से करा गया है। अब नाउ विच पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड हियर, हम समझते हैं। डेड बॉडी से इन्होंने अपनी मदर के फेस को कंपेयर कर दिया। ओके, दो चीजों में आपको क्या दिख रहा है मेरे बच्चों? कंपैरिजन दिख रहा होगा। यू कैन इजीली फाइंड आउट कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स। सो फर्स्ट इज बच्चों that mother's face is compared to a dead body, and the second most important thing is comparison करते वक्त like use हुआ है। So whenever there is comparison between two things, whenever there is comparison between two things, मदर के फेस को कंपेयर करा है डेड बॉडी से एंड इस्तेमाल करा है लाइक, तो लाइक या फिर एज में से कोई एक चीज इस्तेमाल करी जा रही है कंपैरिजन करते समय, तो उसको हम क्या बोलते हैं? द पोएटिक डिवाइस इज नोन एज simile. The poetic device is known as simile. ठीक है, थोड़ा सा यार मेरी एरो टेढ़ी हो गई है, तीर चलाने आते नहीं है मुझे। ठीक है, क्लियर है? सो दिस पोएटिक डिवाइस इज सिमिली बिकॉज कंपैरिजन हो रहा है दो चीजों का बाय यूजिंग लाइक। तो लाइक या एज इस्तेमाल हो रहा है तो डेफिनेटली भाई ये सिमिली है। सो नाउ शी हैज कंपेयर्ड हर मदर्स फेस टू अ कॉर्प्स, यानी कि डेड बॉडी से, क्योंकि डेड बॉडी भी डल हो जाती है, ऑफ कोर्स पेलिश हो जाती है, दैट्स व्हाई। एंड देन शी रियलाइज दिस विद अ लॉट ऑफ पेन, उनको बहुत दुख हुआ, बहुत दर्द के साथ उन्होंने रियलाइज करा कि यार अच्छा मेरी मदर की इतनी एज हो चुकी है, एंड दैट्स व्हाई शी इज सो टायर्ड एंड दैट्स व्हाई शी इज लुकिंग डल। तो वो डल क्यों लग रही है? बिकॉज उनकी इतनी उम्र हो चुकी है। जब ये बात कमला दास जी ने रियलाइज करी तो उन्हें बहुत दर्द हुआ, उन्हें बहुत दुख हुआ। सो शी रियलाइज दिस विद अ लॉट ऑफ पेन। तो पेन को आप यहाँ पे ग्रीफ भी बोल सकते हो कि वो बहुत दुखी हुई है जानकर, क्योंकि यार अपने माता पिता को जब हम देखते हैं ना बुजुर्ग होते हुए, बेटा आई एम सॉरी बट किसी को नहीं अच्छा लगता, बिकॉज व्हेन आई सी माई मदर ना, उनके नीज में बहुत पेन रहता है, शी हैज़ नी गैप एक्चुअली। तो जब वैसे चलती है ना, मतलब यह सीढ़ियाँ नहीं उतर पाती हैं, तो एक्चुअली बहुत बुरा लगता है कि यार ये वही लोग हैं जिन्होंने हमारे साथ दौड़ भी लगाई है, जिन्होंने हमारी पहली बार उंगली थामी और हमें चलना सिखाया है। सो नाउ व्हेन यू सी देम इन दैट कंडीशन, इट गिव्स यू इमेंस पेन। तो यहाँ पे कमला दास जी के साथ एग्जैक्टली वही हो रहा है। शी इज गोइंग थ्रू दैट पेन व्हेन शी सीज हर मदर इन दैट सॉर्ट ऑफ कंडीशन कि अब उनकी काफी उम्र हो गई है। सो नाउ कमला दास जी, शी इज वेरी सैड, वो बहुत दुखी हैं, बिकॉज व्हेन शी सीज हर मदर, उन्हें बहुत बुरा लगता है। सो नाउ शी लुक्ड towards her mother, but soon to put that thought away, she started looking outside the car. तो कार की जो खिड़की है
उन्होंने डिसाइड करा कि भाई अब मैं इसके बाहर देखूंगी, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे जब वो बैठी हैं और जब अपनी मम्मा की तरफ देख रही थी फर्स्ट पैराग्राफ में, सो हर हार्ट इज फुल ऑफ पेन। बट अब इस दुख को अपने आप से दूर भगाने का एक ही तरीका है कि अपना ध्यान भटकाओ। ध्यान भटकाने को हम इंग्लिश में यहाँ पे क्या बोलते हैं, टू पुट दैट थॉट अवे, उस ख्याल को अपने दिमाग से निकालने के लिए शी लुक्ड आउटसाइड दी विंडो, गाड़ी की विंडो के बाहर उन्होंने देखा, एंड वहां पे दो चीजें उन्होंने देखी जिससे उनका मूड चेंज हुआ। जो सैडनेस थी, जो ग्रीफ था, जब वो अपनी मदर की तरफ देख रही थी, उसको चेंज करने के लिए शी स्टार्टेड लुकिंग आउटसाइड। तो उन्होंने क्या देखा, शी लुक्ड आउट। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं इसको हाईलाइट भी कर दूंगी बेटा। She looked out at young trees sprinting. She looked out at young trees sprinting, and the merry children spilling out of their homes. तो ये दो चीजें काफी इंपॉर्टेंट है, इसको अपन स्टार मार्क भी कर लेंगे बच्चों। So when she looked out at two things. एक उन्होंने देखा young trees sprinting, and दूसरा देखा the merry children spilling. समझते हैं बेटा इसको डिटेल में, प्लीज इसको स्टार मार्क कर लेना, चांसेस है क्वेश्चन आ सकता है। क्या क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट डिड कमला दास सी आउट ऑफ द कार, व्हाट डिड कमला दास डू टू पुट दैट थॉट अवे। कुछ भी वो घुमा फिरा के लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं बेटा इंग्लिश में, सीबीएसई और मे बी अगर आप स्टेट बोर्ड के भी हैं तो डेफिनेटली दे कैन चेंज द लैंग्वेज, बट आंसर रिमेन्स द सेम। आपको अगर चैप्टर समझ में आ गया है और अगर आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर लोगे हर चैप्टर की, कितना भी बेटा वो घुमा के पूछ लें, यू विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन। सो उन्होंने देखा दैट यंग ट्रीज वर स्प्रिंटिंग। यंग का मतलब क्या होता है बेटा, फ्रेश ग्रीन ट्रीज जो है उसकी बात चल रही है। सो फ्रेश ग्रीन ट्रीज की तरफ कमला दास जी ने देखा, एंड शी सॉ दैट द ट्रीज वर स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग का मतलब क्या होता है बेटा, द ट्रीज वर रनिंग। अब मैम आप कैसी बातें कर रहे हो, प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या पेड़ भाग सकते हैं? नहीं भाग सकते। आई नो दैट द ट्रीज कैनॉट स्प्रिंट, पेड़ दौड़ नहीं सकते, लेकिन एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हो रहा है, तो एग्जैक्टली यार मैं एक बार थोड़ी सी अपनी मेरी जो खूबसूरत सी ड्राइंग है ट्राई करती हूँ उसको बना के कुछ समझाने का। ओके सो बेटा यहाँ पे एक सेकेंड, तो लेट्स से भाई यार कमला दास जी जो है अपनी गाड़ी में बैठी हुई हैं, शी इज इन हर कार विथ हर मदर, और भैया गाड़ी जो है चल रही है, द गाड़ी जो है दैट इज मूविंग, सो कार इज मूविंग। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो आपको समझना होगा, कार इज मूविंग, इन्होंने गाड़ी के बाहर देखा तो इनको क्या दिखा, इनको पेड़ दिखे, जिसको ये क्या बोल रही है भाई, यंग ट्रीज। इनको कौन दिखे, पेड़ दिखे। तो ये गाड़ी के अंदर बैठ के बाहर पेड़ों को देख रही हैं। ऑफ कोर्स वी नो कि ट्रीज कैन नॉट स्प्रिंट, ट्रीज जो है वो रनिंग नहीं कर सकते, वो दौड़ नहीं सकते। बट ये क्यों बोल रही हैं बेटा, क्योंकि सिंपल सी बात है, जब गाड़ी चल रही है और जब हम खिड़की से देखते हैं, इनफैक्ट बाइक पर भी देखोगे, कार में भी देखोगे, सो व्हेन द व्हीकल इज मूविंग, तो गाड़ी जो है वो फुल स्पीड में चल रही है, पेड़ अपनी जगह पर ही है, बट ऐसा लगता है कि पेड़ भी हमारे साथ साथ चल रहे हैं, लेकिन इवेंचुअली क्या होता है, चल गाड़ी ही रही होती है, पेड़ अपनी जगह कांस्टेंट होते हैं। हमें ऐसा लगता है जब हम खिड़की से बाहर देखते हैं कि भाई पेड़ भी हमारे साथ साथ चल रहे हैं। तो वही कमला दास जी के साथ हुआ, वो तो अपनी गाड़ी में जा रही हैं, जब उन्होंने बाहर देखा तो ये कार चल रही है लेकिन ट्रीज आर कांस्टेंट, तो ऐसा लग रहा है जैसे कि मानो पेड़ भी चल रहे हों, बट पेड़ असल में चल नहीं रहे थे। पेड़ बेटा अपनी जगह आपको कांस्टेंट ही दिख रहे हैं, लेकिन जब वो गाड़ी चला रही हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे कि पेड़ भी मानो चल रहे हैं। सो टू पुट दैट थॉट अवे, अपनी मम्मा का जो दर्द उनके दिल में था, इसको हटाने के लिए उन्होंने क्या करा, शी लुक्ड आउट एंड द फर्स्ट थिंग दैट शी सॉ वाज यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। यंग यानी कि फ्रेश ग्रीन पौधे जो हैं वो दौड़ रहे हैं, ऐसा लग रहा था। सेकेंड चीज उन्होंने देखी, मेरी चिल्ड्रन वर कमिंग आउट ऑफ देयर हाउसेस। मेरी का मतलब क्या होता है, हैप्पी चिल्ड्रन। मेरी का मतलब होता है हैप्पी, ये आप सबको पता है, वी ऑलवेज से मेरी क्रिसमस, राइट, तो दैट इज हैप्पी क्रिसमस। एंड आते हैं ना, हो हो मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस, सो मेरी मीन्स हैप्पी, याद रख लेना मेरी क्रिसमस से दैट इट मीन्स हैप्पी। सो मेरी चिल्ड्रन वर स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, बढ़िया खुशनुमा बच्चे जो बहुत खुश थे, दे वर स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, यानी कि दे वर कमिंग आउट ऑफ देयर होम्स। ये सभी बच्चे अपने अपने घरों से बाहर आ रहे थे, दे वर कमिंग आउट ऑफ देयर हाउसेस। नाउ व्हाई दे वर कमिंग आउट ऑफ देयर हाउसेस, स्पिलिंग का मतलब होता है कमिंग
कमिंग. सो दे वर कमिंग आउट ऑफ देयर होम्स, क्योंकि यार अब वो स्कूल से जो भी थक हार के आए होंगे, लेकिन शाम का समय है. सो दे वॉन्ट दे वॉन्ट टू प्ले, मे बी दे वॉन्ट टू गो इन द पार्क, मे बी उनको बाइसिकल चलाना होगा. तो बड़े खुश हैं ये बच्चे जो कि अपने घरों से बाहर निकल के आ रहे हैं. मे बी शाम का समय तो यार इनको पार्क जाना होगा, साइकिल चलानी होगी, फ्रेंड्स के साथ मस्ती करनी होगी. तो ये दो चीजें कमला दास जी ने अपनी गाड़ी के बाहर देखी. एक तो यंग हैप्पी बच्चे जो अपने घरों से बाहर आते हुए दिख रहे हैं, और दूसरा यंग फ्रेश पेड़ देखे. वो रनिंग नहीं कर रहे थे बट गाड़ी स्पीड में चल रही थी, तो ऐसा लग रहा था दे आर रनिंग. क्लियर एवरीवन? यहां तक क्लियर है? सो यहाँ पे बेटा एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा. गाड़ी के अंदर का जो माहौल है दैट इज एब्सोल्युटली सैड एंड इट इज नॉट फुल ऑफ लाइफ एट ऑल. क्योंकि यहाँ पे तो प्रॉपर ओल्ड एज वाली चीज गाड़ी के अंदर देखने को मिल रही है. एजिंग मदर बैठी हुई हैं एंड देयर इज नो एनर्जी दैट इज देयर इन द कार. कार के अंदर का माहौल तो काफी सैड है, फुल ऑफ ग्रीफ है, क्योंकि वो बहुत दुखी हैं, इसीलिए उनके मन में बहुत ग्रीफ है, दुख है. और मदर की एज भी हो रही है. लेकिन जब हम बाहर देख रहे हैं तो हैप्पीनेस दिख रही है, यंग बच्चे दिख रहे हैं, यंग ट्रीज दिख रहे हैं. तो यहाँ पे हम क्लियरली बोल सकते हैं बेटा गाड़ी के अंदर और बाहर के माहौल में देयर इज एब्सोल्यूट डिफरेंस. बाहर क्या है? यंग बच्चे हैं, हैप्पी बच्चे हैं, लेकिन अंदर क्या है? अंदर देयर इज ओल्ड एज, देयर इज सैडनेस. तो इसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्ट्रास्ट. कॉन्ट्रास्ट यानी कि भाई गाड़ी के अंदर जो हो रहा है और बाहर जो हो रहा है दैट इज एब्सोल्युटली डिफरेंट. तो गाड़ी के अंदर क्या है बेटा, यहाँ पे मैं आपको और समझा देती हूँ ताकि आपको याद रहे. ये भी पोएटिक डिवाइस. इनसाइड दी कार कैसा एम्बियंस है, कैसा एटमॉस्फेयर है. सो इनसाइड दी कार यू कैन से इट फील्स लाइक लाइफलेस. मानो कोई जिंदा ना हो, ओल्ड एज की वजह से ऐसा लग रहा है. एजिंग देखने को मिल रही है. एजिंग यानी कि मम्मा की बढ़ती उम्र. सो दैट इज एजिंग. एजिंग उनको देखने को मिल रही है. दूसरा नो एनर्जी या फिर लेस एनर्जी बोल लो. सो नो एनर्जी इज देयर. लेकिन आउटसाइड दी कार जब वो विंडो से बाहर देखती हैं इट इज एब्सोल्युटली डिफरेंट. आउटसाइड दी कार कैसा माहौल है? बिल्कुल डिफरेंट है. यानी कि इट इज फुल ऑफ एनर्जी और यूथफुल माहौल बाहर देखने को मिल रहा है, क्योंकि यंग बच्चे दिख रहे हैं. तो इट इज वेरी फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ यंग किड्स कमिंग आउट ऑफ देयर हाउसेस. तो हम इसको क्या बोल सकते हैं बेटा? डेफिनेटली ये क्या है? 100% ये यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट हमको देखने को मिल रहा है. सो यू कैन क्लियरली सी दी कॉन्ट्रास्ट. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक सबको क्लियर है? तो आप इसको क्या बोल सकते हो? दैट दिस इज कॉन्ट्रास्ट, क्योंकि अंदर और बाहर वाली चीज में जमीन आसमान का लगभग फर्क दिख रहा है. ठीक है. सो इनसाइड दी कार इट वाज लाइफलेस. यार बेटा एक सेकेंड, यहाँ पे एक मुझसे छोटी सी गलती हुई है. हाँ, नाउ इट्स करेक्ट. ठीक है बेटा. इनसाइड दी कार इट वॉज लाइफलेस. एजिंग का माहौल है क्योंकि मदर की एज हो रही है. नो एनर्जी देखने को मिल रही है. आउटसाइड द कार इट वॉज फुल ऑफ एनर्जी एंड इट वॉज वेरी यूथफुल बिकॉज द यंग एंड हैप्पी किड्स वर देयर, फ्रेश यंग ट्रीज वर देयर. तो इन दोनों चीजों को देख के उन्होंने अपना मूड जो है बेटा वो कंप्लीटली चेंज कर लिया. अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपके लिए, यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग. क्या आपको लग सकता है पौधे दौड़ सकते हैं? क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है. इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल देती हूं आपको. अगर मैं आपको बोलूं द विंड विस्पर्ड क्वाइटली. विस्पर्ड मतलब फुसफुसा के बोलना, धीरे से बोलना. हवा विस्पर कर सकती है क्या? नहीं कर सकती. द फ्लावर्स वर डांसिंग ड्यू टू द स्टॉर्म. फ्लावर्स डांस कर रहे हैं. अब एक बात बताओ, जो फूल हैं क्या वो डांस कर सकते हैं? तो मैम ये प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं, लेकिन आप ये सब क्या बोल रही हो? अब मैम बोल रही है तो यार देखो कुछ तो लॉजिक से बोल रही होंगी. तो अगर मैं आपको बोलूं द विंड विस्पर्ड, विंड ने क्या करा? फुसफुसाकर बोला. अब यार विंड तो बात नहीं कर सकती है. ठीक है, विंड तो बात नहीं कर सकती है, तो ये कैसे हो रहा है मैम? तो बेटा विंड बात नहीं कर सकती. विस्पर यानी कि फुसफुसा के बोलना हमने एक ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी या ह्यूमन बीइंग का जो ट्रेट है. इंसान फुसफुसा के बोल सकते हैं, तेज बोल सकते हैं. ह्यूमन बीइंग का जो ट्रेट होता है या क्वालिटी होती है वो आपने किसको दे दी? विंड को दे दी. विंड क्या है? नॉन लिविंग थिंग है.
अब मेरे बच्चों अगर मैं आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल बोलूं तो दैट इज द फ्लावर्स वर डांसिंग। अरे यार फ्लावर्स डांस कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते बेटा, द फ्लावर्स दे कैन नॉट डांस। सो व्हाट वी विल से इज, आपने डांसिंग जो दी है दैट इज अगेन ह्यूमंस की क्वालिटी है, ह्यूमन बीइंग का ट्रेट है, जो आपने किसको दे दिया है? नॉन लिविंग थिंग को। ह्यूमन बीइंग्स का ट्रेट किसको दे दिया? डांसिंग इंसान कर सकते हैं, ये ट्रेट हमने दे दिया फ्लावर्स को। फ्लावर्स क्या है मेरे बच्चों? नॉन लिविंग। तो ऐसा पोएटिक डिवाइस जहां पे किसी इंसान की क्वालिटी या ट्रेट आप नॉन लिविंग थिंग को, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट भी जिसको बोलते हैं, उसको दे दो, तो इसे हम बोलते हैं भैया दैट इज personification. It is personification. That is personification. मैम अब हम ये सब क्यों समझ रहे हैं? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों जो आपने अभी पढ़ा, the example that we just saw was young trees sprinting. तो पौधे दौड़ नहीं सकते, trees cannot sprint. The trees they cannot sprint. Actually possible नहीं है that the young trees sprinting है exact. Okay, so young trees भाई they cannot sprint, they cannot run. Young trees sprinting. तो मैम ये प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है, कैसे पौधे दौड़ सकते हैं? नहीं दौड़ सकते भाई, लेकिन आपने ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी, ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी किसको दे दी? यंग ट्रीज को दे दी। अगेन ट्रीज को आप साइंस के अकॉर्डिंग लिविंग बीइंग मानते हो बेटा, लेकिन इंग्लिश में आपको पता है हम उसको लिविंग बीइंग नहीं मान सकते, काइंड ऑफ आपको उसको नॉन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट वाली कैटेगरी में डालना पड़ेगा। साइंस के अकॉर्डिंग आई नो वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, खाना बना सकते हैं। आई नो आप लोग का लास्ट ईयर का भी मैंने देखा है कि बच्चे ऑफ कोर्स लिविंग बीइंग कंसिडर करते हैं। सो आई अंडरस्टैंड साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी बात सही है, लेकिन यहाँ पे बेटा इंग्लिश पॉइंट ऑफ व्यू से बात होगी। तो ट्रीज को आपने एक ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी दे दी, जो कि प्रैक्टिकली तो भी पॉसिबल नहीं कि वो दौड़ सकते, लेकिन फिर भी हमने दिया है ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी। तो डेफिनेटली ये क्या है बच्चों? पर्सोनिफिकेशन। क्या है? पर्सोनिफिकेशन, क्योंकि पौधे दौड़ रहे हैं, दौड़ तो नहीं रहे पर हमने ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी दे दी। तो आई होप बेटा ये दोनों पैराग्राफ आपको डिटेल में समझ में आ चुके होंगे। व्हाट इज पर्सोनिफिकेशन, व्हाट इज कॉन्ट्रास्ट, व्हाट इज सिमिली इज क्लियर टू एवरीवन। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, अब यहाँ पे कमला दास जी इस समय पे कहाँ पहुंच चुकी हैं? एयरपोर्ट पहुंच चुकी हैं। सो नाउ दे हैव रीच्ड द एयरपोर्ट, नाउ दे हैव रीच्ड द एयरपोर्ट। यहाँ पे मैंने डाल रखी है लाइंस डिटेल में। सो यहाँ पे बेटा ये लोग एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। अगर आप में से कभी किसी ने फ्लाइट पकड़ी है या फिर इफ़ यू हैव एन आइडिया, तो आपको पता होगा कि यार एयरपोर्ट के अंदर तो वही व्यक्ति जा सकता है जिसके पास टिकट है, जिसको फ्लाइट बोर्ड करनी है। सो इनकी मदर वहाँ पे बस सी ऑफ करने के लिए आई हैं अपनी बेटी को। सो नाउ कमला दास जो कि पोएट हैं, शी इज इनसाइड द एयरपोर्ट, और ये क्या करने वाली है एयरपोर्ट पे? एयरपोर्ट पे ये क्यों रुकेंगी? अपने सिक्योरिटी चेक के लिए। सिक्योरिटी चेक बेटा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये बेल्ट्स लगी हुई हैं, लाइंस लगी हुई हैं, यहाँ पे लोगों की चेकिंग चल रही है कि किसी के पास कोई मेटल ऑब्जेक्ट, कोई हार्मफुल चीज तो नहीं है। तो कमला दास जी भाई कन्वेयर बेल्ट पे अपना सामान रखेंगे। कन्वेयर बेल्ट क्या होती है? वहां पर भाई इस तरह की पूरी ऐसे बेल्ट लगी होती हैं, इस पे लोग अपने सूटकेस हो गया, लैपटॉप हो गया, जो भी डिवाइसेस गैजेट उनके पास है, ये सारी चीजें चेक कराते हैं, और गार्ड्स प्रॉपर इंसान को यहाँ चेक करते हैं। किस पे? सिक्योरिटी चेक पे। तो कमला दास जी जो हैं अब एयरपोर्ट के अंदर सिक्योरिटी चेक पर पहुंच चुकी हैं। इनकी मदर इनके साथ एयरपोर्ट के अंदर तो नहीं आ सकती हैं, क्योंकि वो तो फ्लाइट बोर्ड नहीं करने वाली हैं। तो मदर जो है शी इज स्टैंडिंग फ्यू यार्ड्स अवे। मदर जो है शी इज स्टैंडिंग फ्यू यार्ड्स अवे, यानी कि मदर और कमला दास जी के बीच में क्या है? देयर इज सम डिस्टेंस। यार्ड्स इज वेरी लेस डिस्टेंस ओनली, ऐसा नॉट इन कि बहुत कुछ किलोमीटर्स का डिफरेंस है। फ्यू यार्ड्स अवे यानी कि सम डिस्टेंस की बात हो रही है, छोटे से डिस्टेंस की बात हो रही है। अब भाई कमला दास जी यहाँ पहुंच गई, यहाँ उनका सिक्योरिटी चेक चल रहा है, और मदर लेट्स से तब भी यहीं खड़ी है, तो इनके बीच में थोड़ा सा फासला हो गया ना, लेस देन लेट्स से अप्रॉक्सीमेट अराउंड 100 मीटर्स का। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में अब डिस्टेंस हो गया है, क्योंकि मदर जो है वो एयरपोर्ट के अंदर सिक्योरिटी चेक में नहीं आ सकती, लेकिन कमला दास जो कि हमारी पोएट है, तो शी हैज रीच द एयरपोर्ट, और वो अंदर सिक्योरिटी चेक पे अपना सामान वगैरह चेक करवा रही हैं। ठीक है, क्लियर है। सो यहाँ पर बेटा जब वो अपनी मदर से कुछ डिस्टेंस दूर हैं, सिक्योरिटी चेक पे वो आ चुकी हैं,
यहाँ पे आप देख रहे हो कि लोग अपनी चेकिंग करवा रहे हैं, तो कमला दास जी लेट्स से अगर यहाँ खड़ी हैं तो वो दूर से अपनी मम्मा को देख रही हैं एंड शी सेज आई लुक्ड एट माई मदर अगेन, आई लुक्ड अगेन एट हर। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे पोएट बोल रही है आई लुक्ड एट माई मदर अगेन, मैंने उनको फिर से देखा एंड शी लुक्ड worn एंड पेल, शी लुक्ड worn एंड पेल। तो बेटा worn का मतलब होता है वीक एंड टायर्ड। तो जब मैंने अपनी मम्मा को वापस से देखा, सिक्योरिटी चेक पे जब मैं खड़ी थी, मेरी मम्मा थोड़ी दूरी पे मुझसे थी, सो आई सॉ हर एंड यू नो शी लुक्ड वेरी worn, बहुत कमजोर, टायर्ड, थकी हुई दिख रही थी। एंड शी ऑल्सो लुक्ड पेल, यानी कि वही चेहरा जो था बहुत डल सा, येलोइश सा हो रखा था। तो मुझे जो है मेरी मम्मा कैसी लगी, शी लुक्ड लाइक अ लेट विंटर मून, मुझे मेरी मदर कैसी लगी, लेट विंटर मून की तरह लगी। अब लेट विंटर मून की तरह इनको क्यों लग रही है इनकी मदर, वो समझते हैं हम लोग। सॉरी। So why she has compared her mother's face to late winter moon, वो समझते हैं। तो बेटा ये पोएट की मदर है, दिस इज पोएट्स कमला दास जी के मदर के फेस की बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे जो मदर का फेस है वो किससे कंपेयर हुआ है, इट हैज बीन कंपेयर्ड, इट हैज बीन कंपेयर्ड, इट हैज बीन कंपेयर्ड टू अ लेट विंटर मून। अब दिव्या मैम की पैथेटिक जो ओजी ड्राइंग है उसका समय आ चुका है। तो एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि भैया लेट विंटर मून से, अरे यार मेरा चांद कभी भी सही क्यों नहीं बनता है, मेरा खुद का नाम है चांदवानी और एक चांद मुझसे बनता नहीं है। सो माई ब्यूटिफुल मून विल बी रेडी इन नेक्स्ट 10 सेकेंड्स। तो आप प्लीज अपनी आंखें बंद कर लो और अपने दिल थाम लो, क्योंकि श्री 1008 पिकासो जी ने जो मुझे ड्राइंग सिखाई है, आज उसका एक नमूना मैं आपके सामने पेश करने वाली हूँ। ओह वाह, क्या चांद है, कटोरा लग रहा है ज्यादा चांद से तो ये, सॉरी। तो यहाँ पे उन्होंने अपनी मदर के फेस को एक लेट विंटर मून से कंपेयर करा है। बेटा समर्स में, या स्पेसिफिकली अगर हम पूर्णिमा की बात करें तो उस दिन फुल मून निकलता है। सो पूर्णिमा इज फुल मून। उस दिन आपने देखा होगा अगर रोड लाइट, स्ट्रीट लाइट बंद भी हो तो भी उतना ज्यादा अंधेरा नहीं लगता है, बिकॉज इतनी ज्यादा रोशनी चांद की वजह से ही हो जाती है। अब यहाँ पे भाई साहब ये जो है इनका जो चांद है, विंटर्स में जो मून होता है, क्लाउड्स की वजह से बोल लो, फॉग बोल लो, इतनी धुंध होती है कि चांद एक तो दिखता ही बहुत कम है और उतना ग्लो, उतनी चमक विंटर्स में कभी नहीं होगी जितनी समर्स में होगी। तो जो ग्लो चांद का समर्स में रहता है उतना विंटर्स में नहीं रहेगा। तो रीजन क्या है कंपैरिजन का, कि भैया लेट विंटर मून में, यानी कि जो सर्दियों का चांद है उसमें देयर विल बी नो ग्लो, या फिर जो लाइट है दैट विल बी लेस एज कंपेयर टू समर्स। तो आपको समझ में आया, उनकी मम्मा का चेहरा इतना डल हो चुका है, उनके चेहरे पे अब ग्लो नहीं बचा है, दैट्स वाई उन्होंने अपनी मदर का फेस कंपेयर करा है विंटर के मून से, क्योंकि उसमें भी जो चांदनी है, जो रोशनी है, जो चमक है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो भाई तुम्हारी जो पसंदीदा औरत है, जो तुम्हारी क्रश है, तुमने उसको एक गाना डेडिकेट किया, ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। तो भाई अगर तुम उसे ये गाना डेडिकेट कर रहे हो और उसने माय मदर एट 66 पढ़ी हुई है और उसे पता है कि भाई तुम उसे सर्दियों के चांद से कंपेयर कर रहे हो, यानी कि विंटर के मून से, तो भाई वहीं पे वो तुम्हें कर देगी ब्लॉक और तुम्हारी फीलिंग्स जो हैं हो जाएंगी क्रश। तो यार या तो मेक श्योर करना उसने ये ना पढ़ा हो, और अगर उसने पढ़ रखा है तो तुम कहना कि तुम पूर्णिमा के चांद की जितनी खूबसूरत हो, यू लुक लाइक समर मून, सो ब्राइट, सो ग्लोई। तो इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि ये गड़बड़ ना हो जाए। तो लेट विंटर मून का मतलब है जिनके चेहरे पे ग्लो कम हो चुका है, सो देयर इज नो ग्लो ऑन हर मदर्स फेस। एक सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा, मदर का फेस कंपेयर करा गया है लेट विंटर मून से, एंड यहाँ पे एज भी इस्तेमाल हुआ है। सो मदर्स फेस इज कंपेयर्ड टू अ लेट विंटर मून बाय यूजिंग एज। अभी हम पढ़कर आए थे, इस पोएटिक डिवाइस को बोलते हैं सिमिली। जब दो चीजों में कंपैरिजन हो रहा है, मम्मा का फेस कंपेयर हुआ है किससे,
सर्दियों के चांद से, और यूज क्या हुआ है एज। तो लाइक और एज इस्तेमाल करके अगर दो चीजों को कंपेयर किया जाता है उसको बोलते हैं सिमिली। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। सो दैट्स वाई बिकॉज ऑफ द ग्लो, बिकॉज ऑफ वेरी लेस लाइट, नो ग्लो, उन्होंने अपनी मदर के वीक एंड टायर्ड फेस को लेट विंटर मून से कंपेयर कर दिया। एंड देन शी सेज दैट आई फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक, दैट वाज माय चाइल्डहुड फियर। अब बचपन से मुझे क्या डर लगता था, बचपन से मुझे ये फियर था, ये डर था कि यार एक दिन मेरी मम्मा की इतनी एज हो जाएगी और शायद वो मुझसे दूर हो जाएंगी। और कहीं ना कहीं हर बच्चे का ये दुख या ये दर्द होता ही है। मतलब आई हैव स्पोकन टू अ 6 year old बॉय, मेरे जो नेफ्यू हैं उन्होंने भी मुझे सेम चीज़ बोली यार कि बुआ मुझे अपनी मम्मा को कभी नहीं खोना। एंड इफ आई टॉक टू माई ब्रदर हु इज़ अ ग्रोन अप, ही सेज द सेम थिंग। तो मुझे लगता है ये बच्चों का सेम फियर है। तो चाइल्डहुड फियर यानी कि बचपन का डर क्या है, मुझे अपनी माँ को, अपनी मम्मा को नहीं खोना है। सो दैट इज माई चाइल्डहुड फियर, मेरे बचपन का डर है। और आज जब मैं सिक्योरिटी चेक पे खड़ी थी, ये फेमिलियर यानी कि ये देखा हुआ दर्द, सिमिलर दर्द जो है मैं पहले भी महसूस कर चुकी हूँ। तो दैट इज सिमिलर एक, इट इज सिमिलर पेन। किससे सिमिलर है ये दर्द, किससे फेमिलियर है ये दर्द? मेरे बचपन के दर्द से सिमिलर है। बचपन में मुझे यही डर लगता था कि यार जब मैं बड़ी हो जाऊंगी कहीं मैं अपनी मम्मा को ना खो दूं, बिकॉज आई डोंट वांट टू लूज हर एट एनी कॉस्ट। तो कमला दास जी की जो फीलिंग्स हैं आई गेस वो हम सबकी फीलिंग्स है, मेरी भी वही है। आप जब अपने घर पे मुझे सुन रहे होंगे आपकी भी यार यही फीलिंग होगी कि भगवान जी यार तुम मुझसे कुछ भी करवा लो यार, मेरे माता पिता को मुझसे कभी मत छीनना। बट एट द एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट डेथ इज इनएविटेबल। लेकिन शायद बेटा बोलना आसान है, इसको समझ पाना कि यार ये कितना मुश्किल होता है, आई थिंक इट इज द टफेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। सो यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि मेरे बचपन का डर, मेरा जो ये फेमिलियर एक है, सिमिलर दर्द मुझे बचपन में भी महसूस हुआ और आज मुझे फिर से वही डर सता रहा है कि कहीं मैं उन्हें खो ना दूं। लेकिन क्या मैं अपनी माँ से ये सब कुछ कह सकती हूँ जो मेरे मन में चल रहा है? मैं नहीं बोल सकती हूँ। आई कैन नॉट शो इट टू हर। मुझे अपने मम्मी पापा के सामने स्ट्रॉन्ग रहना होगा। तो कमला दास जी क्या बोल रही हैं, आई हैव टू स्टे स्ट्रॉन्ग इन फ्रंट ऑफ माई मदर। क्योंकि यार अक्सर जब पापा हमें छोड़ने आते थे ना स्टेशन पे, तो कितना भी हमें रोना आ रहा हो कि यार नहीं जाना, मतलब ना कॉलेज के लिए जा रहे होते तो भी लगता है, जॉब के लिए जा रहे होते तो थोड़ा सा बुरा तो लगता है यार, जब वो छोड़ने आते ना आंखें नम तो हो ही जाती हैं। बट हम क्या ट्राई करते हैं, पापा मम्मी को आंसू नहीं दिखाएंगे यार, बहुत स्ट्रांग हो गए, हम बड़े हो गए। ये कहीं ना कहीं मतलब हम कोशिश तो करते हैं। तो एग्जैक्टली कमला दास जी भी वही कोशिश कर रहे हैं कि मन में इतना पेन है, डर है बचपन का, दैट चाइल्डहुड फियर दैट आई लूज माय मदर। आज वो सेम डर वापस सता रहा है सिक्योरिटी चेक के समय भी। लेकिन बट ऑल आई सेड बॉस, मैंने सिर्फ क्या कहा, सी यू सून अम्मा, सी यू सून अम्मा। वहां पे साउथ इंडिया में, साउथ इंडिया अपने ही देश का पार्ट है बेटा, तो साउथ इंडिया में मोस्टली लोग जो है मदर्स को एज अम्मा भी बोलकर पुकारते हैं। ठीक है, आई नो आप ग्रैंड मदर के लिए समझ रहे होंगे, बट वो अपनी मदर को ही रेफर कर रही हैं। तो मदर को वो प्यार से क्या बोलती थी, अम्मा। तो उन्होंने बोला सी यू सून अम्मा, मैं आपसे जल्द ही मिलूंगी। एंड ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। मैंने यहाँ पे सिर्फ क्या करा, सिर्फ स्माइल करी। अब वो इतनी ज्यादा स्माइल क्यों कर रही हैं? क्या ये स्माइल ये रिप्रेजेंट करती है कि वो कितनी खुश हैं? नहीं बेटा, वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। शी इज एक्सट्रीमली सैड फ्रॉम इनसाइड, बट शी इज हाइडिंग हर पेन। तो वो अपना दर्द छुपाने के लिए उन्होंने पोम में बोला है, ऑल आई कुड डू वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। शी इज नॉट जेन्युइनली हैप्पी, बट टू शो it to her mother that Kamala Das ji is very strong, she is faking it। वो कोशिश कर रही है स्ट्रॉन्ग दिखाने की। लेकिन यहाँ पे आप नोटिस करो, ये एक ही लाइन है, यहाँ पे स्माइल एंड स्माइल वर्ड जो है ये रिपीट हो रहा है। तो किसी भी लाइन में अगर एक पूरा का पूरा शब्द, पूरा का पूरा वर्ड रिपीट होता है, तो इस पोएटिक डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, रिपीटेशन बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, रिपीटेशन बोलते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा स्माइल वर्ड रिपीट हो रहा है। आप इसको एलिट्रेशन समझने की गलती मत करना, क्योंकि एलिट्रेशन का मतलब होता है जब पूरा वर्ड रिपीट ना हो रहा हो, सिर्फ पहला अल्फाबेट हो रहा हो। यहाँ तो पूरे के पूरे वर्ड रिपीट हो रहे हैं। देखो स्माइल एंड स्माइल एक लाइन में 2 बार आ गया। यहाँ पे बेटा जब मैं देखती हूँ सी यू सून, एक ही लाइन में क्या पूरा वर्ड रिपीट हो रहा है? नहीं हो रहा। एस और एस क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। एस और एस क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो दिस इज एलिट्रेशन, दिस इज एलिट्रेशन। ठीक है, सी यू सून में सी में एस है और यहाँ भी एस है। तो एक लाइन में अगर अल्फाबेट रिपीट हो रहा है, 2 बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, तो यहाँ पे हम इसको बोलेंगे इट इज एलिट्रेशन। हो सकता है आपको कहीं और भी दिख जाए कि भाई एक लाइन में
अल्फाबेट रिपीट होता हुआ मिल रहा है, सो दैट विल बी एलिट्रेशन। तो आप आराम से उसको और भी खुद से ढूंढ सकते हो। सो यहाँ पे बेटा हमारी पोम कंप्लीट हो गई है, ऑलमोस्ट हमने सारे पोएटिक डिवाइसेस भी देख लिए हैं। सो इफ यू वांट आई विल गिव यू 10 सेकेंड्स, एक बार आप गो थ्रू कर लो, देख लो कोई डाउट तो नहीं है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। तो जल्दी से एक बार आप इस चीज को देख लो, एंड देन वी विल मूव अहेड, एंड देन वी विल डिस्कस ऑल द एनसीईआरटी कीवर्ड्स, एनसीईआरटी क्वेश्चंस, एंड वी विल डिस्कस ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस पर्टिकुलर पोम। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग देख लो। ठीक है, ओके डन बच्चों। अब मैं आपको एक आध चीज नई और सिखाती हूँ आज, शायद आप में से कुछ बच्चों को पता होगी। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट इंजैममेंट, लेकिन इंजैममेंट का मतलब क्या होता है बेटा? देखो यहाँ तो कॉमा आ गया, तो जहां पर पंचुएशन मार्क लग जाएगा वहां पे इंजैममेंट नहीं आ सकता। इंजैममेंट का मतलब होता है जब एटलीस्ट 2 से 3 लाइनों में, 2-3 लाइनों में कोई पंचुएशन मार्क क्या होता है बेटा? फुल स्टॉप, कॉमा, एक्सक्लेमेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क, ये नहीं आए सेंटेंस के लास्ट में, कहीं नहीं आ रहा है। और पोएट के जो थॉट्स हैं उनको आप फ्लो करने दे रहे हो, पोएट ने अपने थॉट्स को फ्लो करने दिया है। देखो यहाँ पे दैट के बाद कोई फुल स्टॉप नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कोई कॉमा नहीं है, यहाँ पे ट्रीज के बाद भी कुछ नहीं है, स्प्रिंटिंग के बाद आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं? ऐसी अगर आपको लाइंस दिखती हैं, ठीक है, तो उसको आप क्या बोलते हो? इंजैममेंट। इंजैममेंट मतलब व्हेन नो पंचुएशन मार्क इज यूज्ड। ठीक है, लास्ट में कोई पंचुएशन मार्क नहीं है, नो पंचुएशन मार्क इज यूज्ड, तो इसको आप क्या बोलोगे? इंजैममेंट। इंजैममेंट मतलब लगभग 2 से 3 लाइनों में। अब देखो यहाँ पे कॉमा आ गया, यहाँ कॉमा आ गया, तो ये इंजैममेंट नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे कॉमा आ गया, तो यहाँ पे आप गलती से भी इंजैममेंट मार्क मत कर देना। ठीक है, लास्ट एक पोएटिक डिवाइस और बताती हूँ बेटा। जब ये अपनी मम्मा के साथ गाड़ी में जा रही हैं, इन्होंने अपना एक्सप्लेन करा कि यार मेरी जो मदर हैं, शी वॉज सिटिंग बिसाइड मी, मेरे साइड में बैठी थी, शी डोज्ड ऑफ, उनको नींद आ गई, और उनका जो चेहरा इट वॉज ओपन माउथेड। तो जिस तरीके से वो एक्सप्लेन कर रही हैं चीज़ों को, हमारे माइंड में हम एक क्लियर फोटो बना पा रहे हैं, इमेज। अच्छा, कमला दास जी गाड़ी में है, पास में मम्मी बैठी हैं, मम्मी सो चुकी हैं, और उनका माउथ जो है दैट इज ओपन, तो इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में इमेजरी। यानी कि बेटा व्हेन यू कैन क्लियरली मेक अ पिक्चर इन योर हेड, आप विजुअलाइज कर पा रहे हो, सामने वाले ने इतने अच्छे से डिस्क्राइब करा है कि आप इमेजिन कर पा रहे हो, आप अपने माइंड में एक क्लियर फोटो बना पा रहे हो, तो उसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। तो जब वो एक्सप्लेन कर रही हैं दैट माय मदर डोज्ड ऑफ, अब तुम रटना मत कि भाई डोज और ओपन माउथेड जहां दिख जाएगा इट विल बी इमेजरी, नहीं, इतना अच्छे से समझाना कि कोई इंसान विजुअलाइज कर पाए, विजुअल इमेजेस बना पाए अपने माइंड में, उसको इमेजिन कर पाए, इसको इंग्लिश में इस पोएटिक डिवाइस को क्या बोलते हैं? वी कॉल इट इमेजरी। इमेजरी, सो दैट इज IMAGERY। ठीक है, सो यहाँ पे हमने ऑलमोस्ट सारे पोएटिक डिवाइसेस और जितना भी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन था वो कर लिया है। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर एनसीईआरटी क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो विदाउट एनी डिले हम डिस्कस करते हैं एनसीईआरटी क्वेश्चन एंड आंसर्स को, इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दूंगी। सो फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम योर एनसीईआरटी इज what kind of pain, what is the kind of pain and ache that poet feels? poet क्या दर्द या दुख महसूस कर रही हैं? so when she looked at her mother's face, उन्हें क्या मिला? she found that she had become very palish, वो कैसी हो चुकी हैं? बहुत ज़्यादा पेलिश हो चुकी हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा येलोइश हो चुकी हैं। she looks very dull and she also looks very withered। कैसी लगती हैं बेटा वो? withered लगती हैं। anyone who knows what it means? पेलिश और विदर्ड पता है आपको? बेटा जब प्लांट्स होते हैं ना, जब प्लांट्स मुरझाने लगते हैं तो उनके लिए हम विदर्ड टर्म भी यूज करते हैं व्हेन प्लांट्स आर अबाउट टू डाई, और व्हेन प्लांट्स लुक वेरी ड्राई एंड दे आर अबाउट टू डाई, तो स्पेशली हम प्लांट्स के लिए यूज करते हैं। सो स्पेसिफिकली मतलब क्या होता है? व्हेन यू लुक वेरी बेसिकली डल, तो इंसान के लिए हम प्लांट्स के लिए हम बोलते हैं ड्राई एंड डाई वाली कंडीशन जब है, लेकिन यहाँ पे मदर के लिए जब वो बोल रही है तो इट मीन्स डल। एंड अगेन पेल आपको पता ही है, येलोइश, तो चेहरा जो है उसका रंग उड़ चुका है। तो जब जैसे ही उन्होंने ये चीज देखी तो उन्हें रियलाइज हो गया कि हाँ यार, नाउ माई मदर इज वेरी ओल्ड एंड मे बी दैट इज द लास्ट स्टेज ऑफ हर लाइफ। आई डोंट नो कब मैं अपनी ममा को खो दूं, बिकॉज शी अंडरस्टूड दैट द एंड इज नियर। बहुत जल्दी मुझे लगता है कुछ सालों में मेरी मम्मा की डेथ
हो सकती है. सो पुट दैट थॉट अवे, हर मदर वुड बी सून सेपरेटेड फ्रॉम हर. अब यहाँ पे कमला दास जी कोचिन चली जाएंगी और बहुत टाइम तक मिल नहीं पाएंगी, और जब वापस आएंगी तो क्या पता शायद मिलना ना हो पाए. सो इट कॉस्ट अनबियरेबल पेन इन हर हार्ट कि यार मैं अपनी मम्मा को जल्द ही खो सकती हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई हैव द ट्रीज बीन डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग. क्या पौधे स्प्रिंट कर सकते हैं? क्या पौधे रनिंग कर सकते हैं? नहीं कर सकते. बट इसका लॉजिक क्या है? बिकॉज द पोएट वॉज ड्राइविंग इन अ कार अलोंग विथ हर मदर. वो कार में थी और ये जो मूवमेंट है उसकी वजह से ऐसा विजन क्रिएट हुआ, ऐसा इल्यूजन, ऐसा भ्रम हुआ जैसे कि मानो जो बाहर के पेड़ हैं वो चल रहे हों. तो बाहर के जो पेड़ हैं बेटा वो नहीं चल रहे थे, दे वर स्प्रिंटिंग पास्ट, यानी कि वो गाड़ी से पीछे छूटते जा रहे थे. दे वर रनिंग पास्ट, यानी कि भाई ये गाड़ी है और पेड़ तो क्या है, पीछे छूटते जा रहे हैं. ट्रीज जो है वो पीछे छूटते जा रहे हैं, गाड़ी के चलने की वजह से लग रहा है जैसे कि पेड़ भी चल रहे हों. तो स्प्रिंटिंग पास्ट आप लिख सकते हो. एक अच्छा आपको फ्रेज मिल गया, टर्म मिल गया उस वर्ड, उस मीनिंग के लिए जिसमें हम कहना चाहते हैं पेड़ पीछे छूट रहे थे, तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे स्प्रिंटिंग पास्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई हैज द पोएट brought in the image of sprinting trees and merry children spilling out of their homes. तो पोएट ने क्यों बोला, why is she mentioning these young children? तो उन्होंने इसीलिए बोला, दोनों चीजें इसीलिए मेंशन करी, स्प्रिंटिंग ट्रीज भी एंड मेरी चिल्ड्रन बर्स्टिंग आउट फ्रॉम देयर डोर्स, बर्स्टिंग अगेन कमिंग आउट ऑफ देयर होम्स. तो ये क्यों बोला? बिकॉज ये दोनों ही सजेस्ट करते हैं एग्जैक्टली ऑपोजिट जो गाड़ी में हो रहा था. गाड़ी के अंदर बिल्कुल सैडनेस थी, एब्सोल्यूट एजिंग वाला माहौल था, मदर की एज हो चुकी थी, लेकिन बाहर की लाइफ शोज फ्रेश लाइफ, वार्म एनर्जी, वाइटलिटी, यूथफुलनेस. वाइटलिटी इज अगेन लाइफ, यूथफुलनेस, बच्चे जवान है, खुशनुमा है, मजा आ रहा है उन लोगों को, खेलना चाहते हैं, फुल ऑफ एनर्जी है. तो वो सब देखने को मिल रहा है. तो ये कंप्लीटली क्या दिखाता है? ड्रॉज द इमेज, स्ट्राइक क्या दिखाता है? कॉन्ट्रास्ट दिखाता है. गाड़ी के अंदर का माहौल आप एक्सप्लेन कर सकते हो. इट वॉज पेल, डल एंड विदर्ड फेस था. विदर्ड इज अगेन वेरी डल फेस था, क्योंकि मदर की जो हेल्थ है वो बहुत डिक्लाइन होती जा रही है. डिक्लाइन को हम डिटेरियोरेट भी बोलते हैं, हिंदी में इसका मतलब होता है खराब होती जा रही है. सो हर मदर्स एज वॉज डिक्लाइनिंग, or you can say deteriorating, but it means kharab in Hindi. Next is, my dear students, your next question says, why has the mother been compared to the late winter's moon? So why has the mother been compared to the late winter's moon? तो इनका चेहरा जो है वो लेट विंटर मून से क्यों कंपेयर करा गया है? क्योंकि ममा का फेस कैसा है? इट इज वेरी pale, it is withered, very dull and dry. So late winter moon जो है, जो कि बेसिकली सर्दियों का चांद होता है, ये भी कैसा होता है? बड़ा डल सा होता है, इसमें ग्लो नहीं होता. और यहाँ पर बेटा मदर जो है उनकी लाइफ का एंड कुछ महीनों में या सालों में हो सकता है. सो डलनेस की वजह से, बिकॉज ऑफ नो ग्लो, हर मदर्स फेस वॉज कंपेयर्ड टू द लेट विंटर्स मून. ठीक है, दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी. इसके बाद मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बता दूंगी. What do the poet's parting words to her mother signify? जब वो बोल रही थी see you soon अम्मा and all I could do was smile and smile and smile. So क्या वो इतनी खुश थी? ये सारे वर्ड्स क्या सिग्निफाई करते हैं, क्या व्यक्त करते हैं, क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? तो पोएट के जो आखिरी शब्द थे अपनी मम्मा को, वो एश्योरेंस देना चाह रहे थे. उनकी जो स्माइल थी बेटा वो एक स्टार्क कॉन्ट्रास्ट दिखा रही है. अब इसको समझते हैं डिटेल में. एश्योरेंस का मतलब होता है बेटा सांत्वना देना. तो वो जो ये कर रही थी वो सिर्फ सांत्वना देने के लिए कर रही थी कि भाई एवरीथिंग इज गुड, सब बढ़िया है. तो ये एश्योरेंस क्यों दिया जा रहा था? सांत्वना देने के लिए जो है वो एक झूठी हंसी अपनी मम्मा को हंस के दिखा रही थी. तो अंदर जो चल रहा है वो दुख है, पेन है, बाहर दिखा रही है स्माइल. तो इन दोनों में क्या हो गया? कॉन्ट्रास्ट हो गया. अंदर जो फीलिंग्स हैं वो बहुत ही पेन वाली फीलिंग्स है, लेकिन बाहर स्माइल कर रही है. तो इट शोज अ क्लियर कॉन्ट्रास्ट इन टू थिंग्स. तो उनके जो वर्ड्स हैं, उनकी जो स्माइल है वो एक डेलिबरेट अटेम्प्ट है. डेलिबरेट मतलब इंटेंशनली, जानबूझ के करी गई हरकत है, जिससे कि वो अपनी मदर से क्या कर पाए? अपनी फीलिंग्स को छुपा पाए कि यार मेरी मदर की जो है शी लुक्स फ्रेल, वीक, डल लगती है, और उनकी हेल्थ क्या हो रही है? मैंने आपको सिखाया था डिटेरियोरेट, यानी कि उनकी हेल्थ क्या हो रही है? खराब हो रही है धीरे धीरे. मतलब बेसिकली ग्राफ ऐसे जा रहा है, तो डाउनफॉल हो रहा है हेल्थ का, और मैं अपनी मदर से दूर ना हो जाऊं
तो मैं अपनी मम्मा को स्ट्रॉन्ग दिखना चाहती हूँ, आई डोंट वॉन्ट टू शो हर दैट मैं रो रही हूँ अंदर से, दैट इज वॉट इट मीन्स। तो यहाँ पे बेटा मैंने आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दिए हैं, अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी जो इंपॉर्टेंट है उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। दैट इज एन एक्स्ट्रा बोनस फॉर ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आई ऑल्सो गिव यू थीम एंड ऑल्सो आई गिव यू समरी ऑफ दिस पोम, जबकि हम डिटेल में पढ़ चुके हैं लाइन टू लाइन, बट आप एग्जाम टाइप पे खुद से भी रिवाइज कर पाओ उसके लिए समरी भी है। सो हाउ डिड कमला दास पुट अवे द थॉट ऑफ हर मदर्स ओल्ड एज। तो बेटा ये क्वेश्चन कई बार आता है, मम्मा की ओल्ड एज का ख्याल हटाने के लिए उन्होंने क्या किया। पोएट ने क्या करा, शी स्टार्टेड लुकिंग आउट ऑफ द विंडो बिकॉज शी वांटेड टू ड्राइव अवे द पेन एंड एगनी शी वाज एक्सपीरियंसिंग। जो एगनी, जो दर्द उनके अंदर चल रहा था उसको वो हटाना चाहती थी। सो शी लुक्ड आउटसाइड, उन्होंने आउटसाइड वर्ल्ड पे देखा जहां पे एवरीथिंग वाज फुल ऑफ एक्टिविटी, एनर्जी था, एवरीथिंग वाज फुल ऑफ लाइफ। तो उन्होंने दो चीजें देखी उस थॉट को हटाने के लिए, एक तो यंग ट्रीज रनिंग पास्ट भी लिख सकते हो, स्प्रिंटिंग पास्ट भी लिख सकते हो, स्प्रिंटिंग एंड रनिंग मीन्स द सेम। एंड शी ऑल्सो सॉ दैट मेरी चिल्ड्रन वर कमिंग आउट ऑफ देयर होम्स। शाम का समय था तो बच्चे क्या कर रहे थे, अपने अपने घरों से बाहर आ रहे थे खेलने के लिए। रनिंग को आप स्प्रिंटिंग लिख सकते हो, कुछ भी गलती नहीं है, बट आई एम गिविंग यू एग्जैक्ट एनसीईआरटी कीवर्ड जिससे कि आपके पास थोड़ा सा अपर हैंड हो जाए कि यार हाँ मैंने एग्जैक्टली एनसीईआरटी कीवर्ड यूज किया है। तो कहीं ना कहीं भाई एग्जामिनर को भी रहता है ना यार कि अगर आपने खुद से बनाया है तो उसको भी करेक्ट मानते हैं, बट अगर किसी बच्चे ने प्रॉपर एनसीईआरटी कीवर्ड्स यूज करे होते हैं आंसर्स में तो भाई उसके पास एक एडवांटेज तो जरूर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाट डू दी पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएट एंड हर मदर सिग्निफाई। तो ये तो हम ऑलमोस्ट डिस्कस कर चुके हैं कि वो रीअश्योरेंस देने के लिए ही बार बार स्माइल कर रही थी, वो जेन्युइनली हैप्पी नहीं थी, इट वाज जस्ट अ फेक स्माइल टू शो हर मदर कि भाई यार मैं ठीक हूँ। ठीक है, यहाँ तक हमने काफी सारी बेटा इंपॉर्टेंट चीजें एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर लिए हैं। नाउ लेट्स डिस्कस द थीम ऑफ द पोएम। थीम क्या है बेटा, थीम यानी कि जिसके ऊपर ये पोएम बेस्ड है। सो थीम इज एजिंग एंड मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी क्या होती है भाई, हर इंसान को एक दिन मरना है। डेथ इज इनएविटेबल, बहुत अच्छी लाइन तुम्हें सिखा रही हूँ इस पोम के लिए। डेथ इज इनएविटेबल यानी कि मृत्यु से कोई नहीं बच सकता। जो भी इंसान या जो भी इनफैक्ट एनिमल्स में जो भी लिविंग बीइंग के फॉर्म में आए, सब हर किसी को एक ना एक दिन जो है ऊपर जाना है। सो थीम इज एजिंग यानी कि ओल्ड एज जिसको हम कहते हैं, मम्मा की बढ़ती जो उम्र थी वो, एंड मोर्टेलिटी यानी कि मृत्यु से कोई नहीं बच सकता। तो पोएट रियलाइज करती हैं कि उनकी मदर जो है अब ओल्ड होती जा रही हैं, और ये बहुत ही खूबसूरत फ्रेज है, इसको आप यूज कर सकते हो, इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ, कि मृत्यु से कोई नहीं बच सकता। तो ये माँ और बेटी के बीच के इमोशनल बॉन्ड को समझाता है, और साइलेंट फियर जो बच्चे के मन में रहता है कि आई विल बी सेपरेटेड फ्रॉम माई पेरेंट्स बिकॉज ऑफ द टाइम, मैं अपने माता पिता से दूर हो जाऊंगा क्योंकि मैं एक दिन उन्हें खो दूंगा या खो दूंगी। इसी पे हमारी ये पूरी पोम जो है बेस्ड है। तो यहाँ पे बेटा हमने सब कुछ डिटेल में डिस्कस कर लिया है। एट द एंड आई हैव ऑल्सो गिवन यू समरी, जिसको आप एग्जाम के एक दिन पहले भी रिवाइज करके जाओगे तो पोम आपको समझ में आ जाएगी। यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी कीवर्ड्स दे दिए हैं। पेल, एशन फेस, ये क्या सिंबलाइज करते हैं, एजिंग को दर्शाते हैं, मोर्टेलिटी को दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको पूरी समरी दे दी है। अभी हमें समरी इतनी डिस्कस करने की जरूरत नहीं है बिकॉज अभी आपने पोएम पढ़ी है। जस्ट बिकॉज आपका एग्जाम होगा और उस टाइम पे आपको दिक्कत आए तो यू कैन गो थ्रू दिस समरी, जिससे आपको इजीली हेल्प मिल जाएगी। सो यहाँ पर बेटा अपने जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। इफ यू वांट टू डाउनलोड दीज नोट्स, आप हमारे विश्वास बैच से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इट इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ऑल आवर स्टूडेंट्स। ये हमारा ऑफिशियल चैनल है व्हाट्सएप का, PW कॉमर्स वाला क्लास 12th का, तो इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा फॉर ऑल द इंपॉर्टेंट एंड ऑफिशियल अपडेट्स। और ये हमारा एक व्हाट्सएप का है, एक टेलीग्राम का है, तो दोनों आप स्कैन करके ज्वाइन कर लेना सो दैट यू कैन गेट ऑल द इंपॉर्टेंट अपडेट्स। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई रियली होप कि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आई हैव गिवन यू लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोम, आई हैव गिवन यू ऑल द पोएटिक डिवाइसेस, देन वी हैव डिस्कस्ड द थीम ऑफ द पोम, एंड बिफोर दैट वी डिस्कस एनसीईआरटी क्वेश्चंस एंड 1 or 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑल्सो जो एनसीईआरटी के अलावा भी इंपॉर्टेंट है। सो आई होप द वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर ऑल माई डियर स्टूडेंट्स। ये नोट्स काफी सफिशिएंट हैं इफ यू वांट टू ace your board exams. So thank you so much. Divya ma'am is signing off. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा so please do let me know in the comment section, क्योंकि हम सभी लोग आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, और अगर आप लोग अपना कमेंट्स में बताएंगे कैसे एक्सपीरियंस रहा तो हम आपके लिए और चीजें अमेजिंग ला सकते हैं। So thank you so much. Divya ma'am is signing off. Bye bye and जय हिंद।